Hello everyone, let's start with our discussion on one of the most important topics of your CA Final Financial Reporting, Financial Instruments. 15 से 20 मार्क का वेटेज 3 इंडेज कवर करता है 32, 107, 109. 107 in more on disclosure, 109 is recognition measurement, primarily of financial assets, liabilities, derivative, embedded derivatives and hedging. What is given under 32 is what will be covered in this particular revision. प्राइमरली वहां पे हम डिस्कस करेंगे तीन चीजें. नंबर वन, क्लासिफिकेशन कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में किस चीज को फाइनेंशियल एसेट या लाइबिलिटी या इक्विटी या कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा. सेकंड, नॉन फाइनेंशियल आइटम्स के कॉन्ट्रैक्ट कब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के स्टैंडर्ड में डील किए जाएंगे. एंड थर्ड, एडिशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंपनीज इश्यू ऑफ ओन इक्विटी शेयर, ऑफसेटिंग और इंटरेस्ट डिविडेंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटेड. Very important that you go through this particular thing first before you start with the accounting aspect of 109. With this background, Ind-AS 32 और ब्रह्मास का हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का चैप्टर ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्ट करते हैं. As I told you, this is all what we are going to discuss. सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन से. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मीन्स इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट which gives rise to financial asset for one party and a financial liability or equity instrument for another. यानी सबसे पहली बात, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी को असेट और दूसरी पार्टी को लाइबिलिटी या इक्विटी क्रिएट करेगी. इसका मतलब हमें अकाउंटिंग पार्टीज के लिए करना है, यानी फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की करना है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग नहीं होती है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इक्विटी या फाइनेंशियल असेट की अकाउंटिंग होती है. इसलिए अब हमें डेफिनेशन देखना पड़ेगी फाइनेंशियल असेट. हालांकि ध्यान रखना कि कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल असेट बनेगा और दूसरे के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी नहीं बनेगी. ये नॉन फाइनेंशियल आइटम्स के कॉन्ट्रैक्ट में हम डिस्कस करेंगे, फिर भी उसकी अकाउंटिंग 109 या 32 में कवर होगी. दैट स्पेसिफिकली एडिशनली इंक्लूडेड. एक और चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल असेट बन रहा है, दूसरी के लिए लाइबिलिटी और इक्विटी, कुछ केस में दोनों बन सकता है, उसे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. उसको भी स्प्लिट करना पड़ता है बिटवीन लाइबिलिटी एंड इक्विटी. उसकी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्कस होगी. सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं अपन फाइनेंशियल एसेट की. सिंपल है, तीन चीजें आती है फाइनेंशियल एसेट में. अगर आपके पास कैश इन हैंड है तो वो आपकी फाइनेंशियल एसेट है. किसी और के इक्विटी शेयर्स आपके पास है, खुद के नहीं. ऑब्वियसली बात है, खुद के शेयर्स लेंगे तो बायबैक हो जाएगा और बायबैक होगा तो शेयर कैंसिल करना पड़ेंगे, अनलेस आपने ट्रेजरी फेयर के फॉर्म में रखे हैं, जिसको अपन एडिशनली आगे डिस्कस करेंगे. तो आपके पास कैश है या किसी और के इक्विटी शेयर है या फिर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है किसी और से कैश लेने का, जैसे डेटर, बिल, रिसीवेबल, लोन गिवन, या उसके इक्विटी शेयर आपको मिलेंगे जैसे कन्वर्टेबल डिवेंचर या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, या कोई दूसरा फाइनेंशियल असेट मिलेगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव इन्वेस्टेड इन अ गोल्ड बॉन्ड जहां पे आपको ड्यू डेट पे गोल्ड नहीं कैश मिलने वाली है. इन सारे केसेस में माना जाएगा कि आपका वो असेट फाइनेंशियल असेट है. इसके अलावा कई बार एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो सकता है जिसमें एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल असेट और एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट होगी, बट पता नहीं है किसके लिए क्या. नॉर्मली ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्पेकुलेटिव नेचर के हैं, डेरिवेटिव्स, जहां पे अगर आपने फॉरवर्ड बाय किया है, प्राइस बढ़ेगी तो गेन होगा, आपके लिए पैसा रिसीवेबल होगा, असेट बनेगा, सामने वाले के लिए लाइबिलिटी, वाइस वर्सा भी हो सकता है. डेफिनेशन में उसे भी शामिल किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल असेट ऑल लाइबिलिटीज अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल. If the conditions are potentially unfavorable, then in that case it will become a financial liability. तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशन है, तीन चीजें फाइनेंशियल एसेट में थी, कैश, इक्विटी शेयर, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, इक्विटी शेयर्स. यहां पे कैश हट गई, इक्विटी शेयर खुद के हैं तो इक्विटी कहलाएगा, तो एक ही बचा, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट की बजाय ऑब्लिगेशन हो जाएगा. तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट. खत्म. प्लस डेरिवेटिव हो सकते हैं अंडर कंडीशंस व्हिच आर पोटेंशियली अनफेवरेबल, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल. इसके अलावा एक स्पेशल केस बनता है जहां पे आपको देना इक्विटी शेयर्स है, हेंस वो इक्विटी होना चाहिए, पर वेरिएबल नंबर में देना है, इस कारण से वो लाइबिलिटी होती है. दैट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटी, बट टू बी डिस्कस्ड और बेसिकली अंडरस्टूड सेपरेटली.
तो उसे रिवीजन में आखिरी में लेंगे। रिमेनिंग पार्ट को अगर अपन फर्दर इवैल्यूएट करें तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कैश, किसी और के इक्विटी शेयर्स या कैश और शेयर मिलने वाले हैं आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, आपका कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, तो वो फाइनेंशियल एसेट। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होना चाहिए। अगर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नहीं है और कोई लीगल राइट है, जैसे टैक्स रिफंडेबल विच इज कमिंग आउट ऑफ अ स्टैच्यू, दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट टू रिसीव कैश होना चाहिए, ना कि गुड्स और सर्विस। तो प्रीपेड एक्सपेंस में आपका राइट टू रिसीव सर्विस है, एडवांस टू सप्लायर में राइट टू रिसीव गुड्स है, तो वो फाइनेंशियल एसेट नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दिया है रेंट के अगेंस्ट में, राइट टू रिसीव रिफंड ऑफ दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट है, लाइक कॉशन मनी ऑफ योर स्कूल, इट इज अ फाइनेंशियल एसेट। पर अगर कह दिया जाए कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट कभी रिफंड नहीं होगा, सिर्फ आखिरी के आपके महीनों के रेंट से एडजस्ट होगा, तो उस सेंस में आप कह सकते हो कि दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, बिकॉज इसके बदले में आप सिर्फ सर्विसेज ले पाओगे। तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होना चाहिए, स्टैट्यूटरी नहीं, और राइट टू रिसीव कैश या कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट होना चाहिए, ना कि गुड्स और सर्विस। वेरी क्विकली इंटरप्रेटिंग, क्या कैश इन हैंड फाइनेंशियल एसेट है? ऑफ कोर्स है। ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, लोन गिवन, सिक्योरिटी डिपॉजिट इफ रिफंडेबल, सो इज फॉर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, डिबेंचर्स रिडीमेबल और कन्वर्टेबल, दोनों सब फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि आपको कैश या इक्विटी शेयर किसी और के मिलेंगे। पीपी, इंटैंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री इन हैंड फाइनेंशियल एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, आप उसको यूज करते हो। सर इन्वेंट्री बेच के पैसे बनाई जा सकती है दोस्तों, हर एसेट बेच के पैसा बनाया जा सकता है यूजुअली, तभी वो एसेट कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर एसेट जो इनकैश हो सकता है वो फाइनेंशियल एसेट है। अगर वो एसेट जो आपकी बुक्स में आज आ रहा है वो एसेट आपको राइट दे रहा है कैश मांगने का, तो वो फाइनेंशियल एसेट है। इन्वेंट्री राइट नहीं दे रही है कैश मांगने की। जब आप इन्वेंट्री को क्रेडिट सेल पे बाहर निकाल दोगे और क्रेडिट सेल करोगे तो आपको डेटर से, ट्रेड रिसीवेबल से राइट मिलेगा कैश मांगने का। तो ट्रेड रिसीवेबल इज समथिंग व्हिच विल बी ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल एसेट। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट बिकॉज गोल्ड इन इटसेल्फ इज अ कमोडिटी। बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी की तो खैर बात ही निराली है, वो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। They are not cash or cash equivalents because they are still not accepted as legal tender of money, despite the fact that it is being widely used, even if the government does not recognizes it. तो वो एक अपने आप में specific, special, separate मुद्दा है. But yes, commodities in hand are not financial assets, even if they are readily realizable like gold. Financial liability में सबसे important शब्द समझने का है obligation. Obligation का मतलब क्या होता है? A liability that is not in the hands of the entity to be avoided. What is not important is your intention to avoid. What is important is can you avoid. Capability is important rather than your intention. Meaning, आपने गुड्स खरीदे, आपको पैसे देने, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, ट्रेड पेबल इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। आपने लोन लिया, पैसे लौटाने, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, इट्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। आपने गुड्स उधारी पे खरीदे हैं और पैसे देने की बजाय आपने किसी से एडवांस लिया है और उसे बदले में गुड्स देने, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज अ लायबिलिटी, but you don't have to pay back cash, but you have to give goods. Hence, it is not a financial liability because there's no obligation to pay cash. शेयर एप्लीकेशन मनी मुझे मिला है और उससे मैं इक्विटी शेयर में एडजस्ट करने वाला हूं, इट इज नॉट टू बी रिफंडेड बैक, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे इट बैक, हेंस इट इज नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। पर आपको एक्सेस एप्लीकेशन आ गया तो जो एक्सेस है वो रिफंड करना पड़ेगा, वो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। इनकम टैक्स आपको पे करना है, दैट्स अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू पे कैश, इट विल नॉट बी काउंटेड हियर। रिमेंबर, कॉन्ट्रैक्चुअल विल आल्सो नॉट इंक्लूड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस, इट हैज टू बी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। इंडियस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट में कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होता है कि आपने एम्प्लॉय को लेट्स से फॉर एग्जांपल पास्ट प्रैक्टिस के आधार पे बोनस की एक्सपेक्टेशन बना दी, हर साल देते हो, देना ही पड़ता है, तो उस केस में आप बोलोगे कि इसका भी प्रोविजन बनाना पड़ेगा क्योंकि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, फैक्ट्री के बाहर वर्कमैन की डेथ हो गई, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे, बट हमारी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, पहले भी कभी ऐसा हुआ है तो हमने पेमेंट किया है, तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, फिर भी हम पे करते हैं बेस्ड ऑन आवर पास्ट प्रैक्टिसेस, ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। इंडियस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट में इसका प्रोविजन बनाना पड़ता है, लेकिन इंडियस 32 में कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस कंसिडर नहीं की जाती है। ये वो ऑब्लिगेशंस है जो प्राइमरली आपकी पास्ट प्रैक्टिसेस, आपके स्टेटमेंट से पैदा होती हैं, इन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल लायबिलिटीज। हेंस फाइनेंशियल लायबिलिटी हैव टू हैव कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस।
ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? यू कैन नॉट अवॉइड। इसका मतलब क्या है? I have preference shares issued where I have the option to pay cash or give fixed number of equity shares. मुझे लगता है दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मेरा मोटो ज्यादा कैश देने का है, बट देन ईदर इज पॉसिबल। क्या मेरा ऑब्लिगेशन है? तो क्वेश्चन ये है, ऑब्लिगेशन का मतलब इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ एंटिटी टू अवॉइड। क्या आपके सर पे ऑब्लिगेशन है कि आपको कैश देना पड़ेगी, आप उससे नहीं बच पाओगे? मीन्स ए, यू हैव एन ऑब्लिगेशन, यस मेरे पास ऑब्लिगेशन है कि मुझे प्रेफरेंस शेयर को ड्यू डेट पे रिडीम या कन्वर्ट करना है। बी, क्या ये ऑब्लिगेशन में कैश या कोई फाइनेंशियल एसेट का आउटफ्लो होगा? कैश का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या आप अपनी इच्छा पे बचा सकते हो? हाँ बचा सकता हूँ। कैसे बचा सकते हो? बाय गिविंग इक्विटी शेयर। अपने इक्विटी शेयर क्या फाइनेंशियल एसेट है? नहीं है। दूसरों के होते तो होता। यानी आप इस कैश के आउटफ्लो को चाहो तो बचा सकते हो बाय गिविंग ओन इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब यू डू नॉट हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, हेंस इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेफरेंस शेयर अगर रिडीमेबल है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, भले ही उसका लीगल फॉर्म कैपिटल का है। लेकिन अगर वो कन्वर्टेबल है तो वो इक्विटी है। वील कम टू दैट अ लिटिल लेटर, सब्जेक्ट टू फिक्स्ड टेस्ट। लेकिन अगर वो रिडीमेबल और कन्वर्टेबल है, देन व्हाट आई शुड डू इन दिस पर्टिकुलर केस? हु हैज द ऑप्शन? अगर ऑप्शन इशूअर के पास है, कंपनी के पास है, आई वुड इन दैट केस से कि मैं अवॉइड कर सकता हूं बाय गिविंग फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, फिक्स्ड होना चाहिए। Then in that case it is not a financial liability irrespective of what my intention is. बट अगर होल्डर के पास है तो उस केस में हो सकता है होल्डर कैश ले, हो सकता है शेयर्स ले। अगर वो कैश मांगेगा तो मुझे देना पड़ेगी, मैं नहीं बोल सकता मेरे शेयर ले ले भाई। यानी मेरे सर पे ऑब्लिगेशन है, आई कैन नॉट अवॉइड इट, इट डिपेंड्स प्योरली ऑन हिम व्हाट ही हैज टू डिसाइड। And for that particular reason, there is a contractual obligation to pay cash, whether or not he actually takes cash on the due date or converts it to equity share. Hence, irrespective of the intention of whether they want to redeem or convert, intention जो भी हो होल्डर का, क्योंकि मैं नहीं बच सकता अपने हाथों से, मैं एज इन कंपनी नहीं बच सकती अपनी चॉइस पे इस आउटफ्लो से, इसलिए दोनों केस में फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्लासिफिकेशन हेंस Ind AS 32 says is based on substance over form. लीगल फॉर्म में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, सब्सटेंस में रिडीमेबल है तो लाइबिलिटी है। यू विल क्लासिफाई इट एज लाइबिलिटी। नॉट जस्ट दिस, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हियर। एक कंपनी ने रिडीमेबल और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया है। कंपनी के पास राइट है रिडीम करना है या कन्वर्ट करना। रिडीम करा तो एट पार रिडीम होगा, लेकिन कन्वर्ट किया तो फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देने पर जो शेयर देने उन शेयर की मार्केट वैल्यू एट कैश जो पेमेंट करना है उसकी 10 गुना है, 10 टाइम्स। इसलिए कंपनी चाहे तो उसे कन्वर्ट कर सकती है इक्विटी शेयर देके, बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी इस कंपनी ऐसा नहीं करने वाली है, क्योंकि 10 गुना ज्यादा वर्थ की चीज कौन देगा जब 1 गुना देके सेटलमेंट पॉसिबल है मेरे चॉइस पे। स्पेसिफिकली इंड एस कहता है कि जब आपने अपने पास कोई एक ऐसे ऑप्शन रखे हैं जो सब्सटेंसिव नहीं है। क्या मतलब सब्सटेंसिव नहीं है? दे आर नॉट यूजेबल, दे आर नेम सेक, डालने के लिए डाल दिए गए। ऐसे ऑप्शंस को इग्नोर करके क्लासिफिकेशन किया जाएगा, क्योंकि सब्सटेंस में दे डू नॉट आर रियलिस्टिक सब्सटेंसिव सब्सटेंशियल यूजेबल ऑप्शंस। मीनिंग इसका यह है कि अगर आपको 5-10 गुना, इनफैक्ट आपको 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर पे 100 रुपए कैश दे सकते हो या 100 इक्विटी शेयर दे सकते हो। आज मेरा एक इक्विटी शेयर 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, हो सकता है वो बाद में 1 रुपए हो जाए, 100 रुपए हो जाए, बट मुझे मालूम है मैं यूज नहीं करने वाला, तो फिर ऑप्शन रखा ही काय को? शायद मैंने जान करके इसलिए रखा होगा क्योंकि मैं बता दूंगा कि भैया मेरे पास ऑप्शन है शेयर देने का या कैश देने का। अच्छा है, वो इन्वेस्टर तो बहुत खुश होगा अगर शेयर दिए, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, बट आई फॉर अ फैक्ट नो कि मैं नहीं देने वाला हूं। तो भले ही यहाँ पे लीगली मेरे पास ऑप्शन है, बट सब्सटेंस में ऑप्शन एक्सरसाइजेबल नहीं है, तो मेरा क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल लायबिलिटी का होगा, इग्नोरिंग दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। यानी सब्सटेंस ओवर फॉर्म लगेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है दो चीजों में। फाइनेंशियल लायबिलिटीज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव काउंट नहीं होगी। ऑब्लिगेशन देखेंगे तो एंटिटी के हाथ में अवॉइड करना नहीं होना चाहिए, ये चेक करने के लिए सब्सटेंस देखा जाए। सिर्फ नाम के लिए एंटिटी अवॉइड कर सकती है बाय गिविंग इट्स ओन इक्विटी शेयर्स, देन इन दैट केस अगर वो प्रैक्टिकली इन ऑल पॉसिबिलिटीज पॉसिबल नहीं है, जस्ट बिकॉज इट इज मेनी टाइम्स मोर देन द कैश सेटलमेंट ऑप्शन वर्थ, देन इन दैट केस यू विल इग्नोर दैट ऑप्शन एंड क्लासिफाई। ऐसा एक क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में जिसमें कहा गया है कि आपने कोई
बॉन्ड इशू किया है जिसको आप इक्विटी शेयर देके कन्वर्ट कर सकते हो, पर चाहो तो आप अपनी बिल्डिंग भी दे सकते हो। बिल्डिंग की कीमत इक्विटी शेयर जितने देने उसकी कीमत से 10 गुना ज्यादा है। बताइए क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, क्योंकि इसमें नॉन फाइनेंशियल आइटम में सेटलमेंट होगा बिल्डिंग। तो हमने आंसर दिया कि बिल्डिंग देने का सवाल नहीं के बराबर है, बिकॉज बिल्डिंग की वैल्यू जो हमें शेयर देना है उससे कई गुना ज्यादा है। तो उसको इग्नोर करके अगर हम देखें तो अल्टीमेटली, क्योंकि इसमें सेटलमेंट इक्विटी शेयर्स के थ्रू होना है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। सामने वाले को इक्विटी शेयर मेरी कंपनी के मिलेंगे फाइनेंशियल एसेट, मैं इक्विटी शेयर दूंगा मेरे लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, हेंस है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बिल्डिंग देना यानी नॉन फाइनेंशियल आइटम देके इसको सेटल करना इग्नोर कर दिया है, क्यों? क्योंकि वो अपने आप में सब्सटैंशियल नहीं है। सपोज वो सिमिलर वैल्यू की होती, वी विल कम टू दैट व्हेन वी डिस्कस नॉन फाइनेंशियल आइटम्स। So obligation is very, very critical discussion for the purpose of understanding what is a financial liability. Variable number वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे। And then we have equity instruments. These represent residual interest in the net assets of the company. Net asset यानी सारी एसेट बेच के जो पैसा आएगा उससे सारी लाइबिलिटी पे करके जो पैसा बचेगा उसमें जिनका इंटरेस्ट होगा वो इक्विटी। तो इक्विटी इंटरेस्ट होल्डर्स उन्हें कहते हैं दोस्तों who have residual stake in the entity, जिसका मतलब बचा कुचा लेते हैं। घर में जैसे माँ होती है वो कहती है कि भैया सब खा लो फिर बचा हुआ मेरा है, बस ये वही है। कभी कम बच गया तो वो ये नहीं बोलेगी क्यों तुमने कम बनाया, वो बोलेगी अरे ये तो मेरी जिम्मेदारी थी ना, कम बना तो कोई बात नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर भी ऐसी होते हैं, इक्विटी भी ऐसी होती है, वो कहते हैं कंपनी के प्रॉफिट कम बचे, लॉस में चली गई, मेरा नुकसान है ना, मेरी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा मिल गए चलो बढ़िया है, मेरे को ज्यादा मिल गए, यानी ये बच्चा कुचा लेते हैं, यानी रेसिडुअल इंटरेस्ट है। दे फॉर अ फैक्ट विल नॉट एज अ राइट डिमांड समथिंग कि मुझे इतना पैसा चाहिए ही चाहिए। तो ये तीन आपकी टर्म्स हो गई, वन इज फाइनेंशियल एसेट, वन इज फाइनेंशियल लायबिलिटी, एंड देन यू हैव इक्विटी। अकाउंटिंग इनकी होती है बट इस पूरे के कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटी पैरा 16 ABCD पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स ऑन लिक्विडेशन वाले फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स रख के भी इक्विटी हो जाते हैं। सिमिलरली कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटी जो फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन में आती है फिर भी इस इंडेक्स से एक्सक्लूडेड है। लेट्स टॉक अबाउट दोस इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स। इंक्लूजन्स में ध्यान रखना तीन चीजें स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड में कवर होती हैं। एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा नॉन फाइनेंशियल आइटम के कॉन्ट्रैक्ट जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई होते हैं जो अब हम पढ़ेंगे, एंड तीसरा फाइनेंशियल गारंटीज। वो डेफिनेशन में नहीं है, स्पेसिफिकली इंडेक्स 109 में उसकी अकाउंटिंग है, 32 को कवर करता है अपने स्कोप में। फाइनेंशियल गारंटी नॉट परफॉर्मेंस गारंटी। किसी ने लोन लिया है वो पैसे नहीं देगा तो मैं प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को पैसे दूंगा, यानी मैं श्योरिटी बन गया, ये फाइनेंशियल गारंटी। किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो परफॉर्म नहीं करेगा तो उसके नॉन परफॉर्मेंस के कारण मैं उसे परफॉर्म करके दूंगा, ये परफॉर्मेंस गारंटी है। फाइनेंशियल गारंटीज इंडेक्स में कवर होती है, परफॉर्मेंस नहीं। परफॉर्मेंस गारंटी कंटिंजेंट लायबिलिटी शो होती है बैलेंस शीट में, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अनलेस लायबिलिटी आ रही हो उसमें। और फाइनेंशियल गारंटी को आप कंटिंजेंट लायबिलिटी शो नहीं करोगे, गठान बांध लो, इस बात को एकदम फिट कर लो, उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। फाइनेंशियल लायबिलिटी FVTPL फॉलो किया जाता है। अकाउंटिंग 109 में देखेंगे। कुछ चीजें स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड से एक्सक्लूडेड है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी JV एसोसिएट आपने किया है तो ये इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग इंडेक्स 27 में। शेयर बेस्ड पेमेंट की अकाउंटिंग 102 में होगी। एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड आपके कोई खर्चे हैं तो उसकी अकाउंटिंग एम्प्लॉय बेनिफिट के 19 स्टैंडर्ड में होगी। लीज से रिलेटेड कुछ है तो उसके ऊपर 116 लग जाएगा। प्रोविजन जितने भी आप बनाते हो सबके ऊपर इंडेक्स 37 लगेगा। ध्यान रखना, आपने कोई प्रोडक्ट बेचा और उसमें बोला है कि भैया पसंद नहीं आया तो वापस लेना और रिफंड कर लेना, तो यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे कैश व्हिच इज नॉट इन योर हैंड्स बिकॉज उसने रिटर्न किया तो देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो सकती है, बट इस पे प्रोविजन बनाते हैं एज पर इंडेक्स 37 प्लस प्रोविजंस ऑफ 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू अप्लाई, तो वो लगेगा, ये नहीं लगेगा, स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है। तो जितने भी जगह प्रोविजंस बन रहे हैं ये स्टैंडर्ड भूल के भी मत लगाना। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और लोन कमिटमेंट्स primarily excluded है, there could be some exceptions यहाँ पे कवर होगा। 109 में इसको डिस्कस करेंगे। ऐसे भी ये 109 का एक्सक्लूजन है, लिखिए अपन ने दोनों 32 और 109 के सेम है। 32 के सारे 109 में, ये स्पेसिफिक 109 में एडिशनल है। ये इंक्लूडेड है, नॉन फाइनेंशियल आइटम इंक्लूडेड है, विल कम टू दैट। डेफिनेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की है, अकाउंटिंग फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की होती है। ऑब्लिगेशन सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल लायबिलिटी समझने के लिए पढ़ा जाता है। डिफाइन ऑब्लिगेशन को यहाँ नहीं किया गया, इसके लिए आपको उसको पढ़ना है तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में जाना होगा, क्योंकि कोई भी इंडेक्स में ऑब्लिगेशन शब्द डिफाइन नहीं। इंडेक्स 37 ऑब्लिगेटिंग इवेंट को डिफाइन करता है बट नॉट ऑब्लिगेशन। अब आते हैं स्टैंडर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे, विच इज नॉन फाइनेंशियल आइटम्स। इसे स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड में इंक्लूड किया गया, इसका मतलब क्या है आप समझिए 2 मिनट के लिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है जमीन खरीदने का, जिसमें आपने सामने वाले को बोला है कि साल भर बाद मैं तेरी जमीन
10 लाख रुपए में तुझसे खरीदूंगा। आई विल पे हिम कैश 10 लाख रुपीज, ही विल गिव मी हिज जमीन, लैंड 10 लाख रुपीज, आज उसकी डिसाइडेड प्राइस, उस समय जो भी मार्केट वैल्यू होती है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? सर टेक्निकली देखा जाए तो इसमें जमीन आएगी और कैश जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में कमिटमेंट आ चुका है, क्या आ चुका है? कमिटमेंट आ चुका है कि भैया साल भर बाद 10 लाख देना ही है, जमीन लेना ही है, नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो सर टेक्निकली तो देने वाले के सर पे ऑब्लिगेशन आ चुका है पैसे देने का, फाइनेंशियल लायबिलिटी, लेने वाले के हाथ में पावर आ चुका है पैसे मिलने का, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, फाइनेंशियल एसेट, तो ये तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। ऊपर सर इसकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थोड़ी ना होती है, क्यों? क्योंकि ये तो पीपी सेल करने जैसी या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेल करने जैसा कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, तो बताओ उन स्टैंडर्ड में इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है? वो स्टैंडर्ड कहते हैं कि भाई जब आप सेल करोगे तब अकाउंटिंग करेंगे। नॉर्मली आपको एक चीज पता होना चाहिए दोस्तों कि जब कस्टमर ऑर्डर देता है माल खरीदने के लिए, हमारे पास सेल्स ऑर्डर आया, तो उसकी अकाउंटिंग नहीं होती है। जब हम माल डिस्पैच करते हैं तब हम सेल बुक करते हैं, वो परचेज बुक करता है। सिमिलरली आज कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक साल बाद जमीन बेचने का जो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो आज मैं अपनी बुक्स में कोई अकाउंटिंग नहीं करूंगा, एक साल बाद करूंगा। इसे कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो दोनों पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली अनपरफॉर्म्ड है, दोनों ने ही परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग नहीं होती जब तक वो ऑनरस ना हो, बहुत सारा इंटरलिंकेज है। तो फिर यहां क्या पढ़ रहे हैं? तो ये इंडेस कहता है कि भले ही इसमें एक को पैसा देना है, एक को पैसा मिलना है, इसलिए फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी बन सकती है, पर क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन फाइनेंशियल आइटम से रिलेटेड है, इस इंडेस में कवर नहीं होगा। तो यहां पे मत करना, इसकी अकाउंटिंग दूसरे स्टैंडर्ड में कर लेना, प्रोवाइडेड इसमें डिलीवरी से सेटलमेंट होने वाला यानी नेट सेटलमेंट नहीं होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट के थोड़े से मॉडिफिकेशन करके कह दूं कि साल भर बाद में आपको 10 लाख रुपए दूंगा और आप मुझे आपकी जमीन दोगे, प्राइस। पर अगर अपन चाहें तो अपन जमीन का लेन देन करने की बजाय जो भी प्राइस का फ्लक्चुएशन हुआ है उसका कैश में सेटलमेंट कर सकते हैं। तो आफ्टर 1 ईयर जमीन की वैल्यू 11 लाख हो गई, तो खरीदने वाला बोलेगा ओ बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, 10 लाख रुपए दूंगा, जमीन मिलेगी, 11 में बेचूंगा, लाख रुपए कमाऊंगा। बेचने वाला बोलेगा अरे यार पहले क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आज बेचता तो 11 मिलती। वो बोलेगा चलो ठीक है, कभी प्राइस गिर जाती 8 लाख होती तो मैं खुशी मनाता, वो दुख मनाता। तो हमने बोला है चलो कोई जमीन का लेन देन नहीं होने वाला है, साल भर बाद अपन क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस ऑफ एग्रीड प्राइस एंड मार्केट वैल्यू उसका लेन देन कर लेंगे। इसे बोलते हैं नेट सेटलमेंट विच विल बी सेटल्ड इन कैश। तो टेक्निकली स्पीकिंग जमीन फिर आपके लिए सट्टा लगाने का सिर्फ एक अंडरलाइंग एसेट था। एक्चुअल में एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट एक फॉरवर्ड डेरिवेटिव टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंतर्गत आप यूं कह लीजिए कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें आप सिर्फ एक चीज की प्राइस के ऊपर नीचे के आधार पे कैश में सेटलमेंट करोगे। अब तो ये लॉजिकली इस इंडेक्स में कवर होना चाहिए दोस्तों, देन इन दिस केस दिस हैज टू बी कवर्ड इन दिस स्टैंडर्ड, hence it will be covered under Ind AS 32109 financial instruments if you intend to settle it net। तो कोई नॉन फाइनेंशियल आइटम, लैंड इज अ नॉन फाइनेंशियल आइटम। ये कॉन्ट्रैक्ट इक्विटी शेयर का होता तो इसमें कैश में सेटल करो या नहीं करो, दोनों केस में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वो फाइनेंशियल आइटम है। बात अभी सिर्फ नॉन फाइनेंशियल आइटम की हो रही है, जैसे कि लैंड हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकती है, कमोडिटीज हो सकती है। अगर इसमें नेट सेटलमेंट का ऑप्शन है और आपका इच्छा नेट सेटलमेंट करने का है, तो उस केस में अपने आप में ये सिर्फ दिखाने के लिए लैंड का परचेज सेल है, ये स्टैंडर्ड में होगा। और अगर ये स्टैंडर्ड लगेगा तो इस स्टैंडर्ड में पता है इसकी डेरिवेटिव जैसी अकाउंटिंग होगी, रिपोर्टिंग डेट पे आपको इसे फेयर वैल्यू पे मेजर करना होगा। अगर ये स्टैंडर्ड नहीं लगता तो जिस दिन लैंड बिकता सीधे उस दिन अकाउंटिंग होती। ये स्टैंडर्ड लगेगा तो अगर 1 साल बाद लैंड बिकना और इस दौरान बीच में बैलेंस शीट या कोई रिपोर्टिंग डेट आ गई तो उस दिन आपको फेयर वैल्यू गेन लॉस निकालना होगा। लैंड की मार्केट वैल्यू 50,000 बढ़ गई है तो जिसने खरीदने की बात की थी वो 50 का गेन और बेचने वाले को 50,000 का लॉस बुक करना होगा। ये गेन और लॉस भी पीओरएल में जाएगा, यानी अकाउंटिंग बड़ी अलग होगी। इसलिए मैटर अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर प्रॉब्लम एक अलग सी आ गई। मैंने लैंड खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया 1 साल बाद 10 लाख रुपए पे। मैंने लैंड एग्जाम्पल में इसलिए लिया ताकि एकदम क्लियरली समझ में आए ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फिर भी इस पे ये स्टैंडर्ड क्यों लग सकता है। मेरी इच्छा थी लैंड खरीदने की, उसकी भी इच्छा थी लैंड बेचने की, लेकिन कभी कहीं कुछ इधर उधर हो गया तो हमने सेफर साइड पर एक ऑप्शन रखवा लिया कि भाई साल भर बाद अगर कभी ये डील नहीं हो पाई किसी कारण से, तो फिर जो भी प्राइस का डिफरेंस है वो कैश में सेटल होगा।
यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में नेट सेटलमेंट का ऑप्शन है पर पार्टीज का इंटेंशन नहीं है। तो पहला केस क्या था, कोई नेट सेटलमेंट नहीं है, क्लियर नॉन फाइनेंशियल आइटम, नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंड एस नॉट एप्लीकेबल। दूसरा, नेट सेटलमेंट ही इंटेंशन है, उसका ऑप्शन भी है, डेफिनेटली अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड अप्लाइज। बीच में अटक गए, ऑप्शन है नेट सेटल करने का पर इंटेंशन नहीं। यहां पे अब ये प्रोविजन काम आता है जो कहता है कि अगर आपके पास नेट सेटलमेंट ऑप्शन है तो उस पर्टिकुलर केस में आप इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई करोगे अनलेस इट मीट्स एंटिटीज ओन यूज परचेज सेल यूजेज रिक्वायरमेंट, जिसे बोलते हैं अनलेस इट मीन्स एंटिटीज ओन यूज एग्जम्पशन रिक्वायरमेंट। अगर एंटिटी ने ये पर्टिकुलर डील अपनी खुद की परचेज यूज या सेल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए की है तो फिर उस केस में आप इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ना माने, इस इंडेस में अकाउंट फॉर ना करें अनलेस इससे कोई अकाउंटिंग मिसमैच पैदा हो रहा है। मिसमैच बाद में देखते हैं। तो इसका मतलब अगर आपने ओन यूज एग्जाम्पशन मीट किया है तो नॉन फाइनेंशियल आइटम है, इस इंडेस में कवर मत करना। पर ऐसा नहीं है कि मेरी कोई रिक्वायरमेंट है या बेचने वाले की रिक्वायरमेंट है, उल्टा ऐसा भी हो सकता है खरीदने वाले की रिक्वायरमेंट है पर बेचने वाले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी बेचने वाला बोलता है बिक गई तो भी ठीक है, नहीं बिकी तो भी ठीक है, मेरी कोई इच्छा नहीं है बेचने की, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया है क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जमीन क्या होने वाली है, इसकी कीमत गिरने वाली है, तो मैंने 10 लाख रुपए में आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैं तो फायदे में ही रहूंगा, बेचना पड़ी तो दे दूंगा कहीं और वापस खरीद लूंगा, नहीं बेचना पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, पड़ी रहेगी। पर खरीदने वाले को वाकई यूज करने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे केस में क्या होगा। मजे की बात यह ऐसा दोस्तों कि ओन यूज एग्जाम्पशन बायर के लिए मीट हो रहा है पर सेलर के लिए नहीं, तो बायर इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मानेगा, सेलर। पर सर आपने तो बोला था कि एक के लिए फाइनेंशियल एसेट दूसरे के लिए लायबिलिटी इक्विटी होगी, इसलिए बोला नॉन फाइनेंशियल आइटम स्पेसिफिकली अलग से इंक्लूडेड होती है इंडेस। तो अब यहाँ खेल पूरा इंटेंशन का हो गया है। अगर आप ओन यूज एग्जाम्पशन रिक्वायरमेंट यानी खुद के यूज के लिए रख रहे हो तो ये एफआई नहीं है, अदरवाइज ये एफआई है। अब इसमें कैसे पता पड़ेगा कि अपन इसको ओन यूज के लिए रख रहे हैं या नहीं, इंटेंशन के अलावा क्या और कोई तरीका भी है ये पता करने का। तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन देर आर दीज 4 पर्टिकुलर केसेस जहां पे ऐसा माना जाता है दोस्तों क्या कि नेट सेटलमेंट ऑप्शन होगा ही। क्या 4 केसेस हैं, पहला अग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो मान लेना नेट सेटलमेंट ऑप्शन है। दूसरा, नेचर ऑफ आइटम ही ऐसी है कि आप उसको खरीद के मार्केट में बेच सकते हो तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं। गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है, गोल्ड फाइनेंशियल आइटम नहीं है, नॉन फाइनेंशियल आइटम है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में नेट सेटलमेंट ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करोगे, खरीदोगे और कल जाके या उसी दिन पास में दुकान में बेच दोगे, आसानी से बिक जाएगा, तो ये डीम्ड है कि नेट सेटलमेंट ऑप्शन। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं है पर अपनी और बाहर के आए दिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं और आपस में अपन नेट सेटल ही करते हैं। चौथा, अपन आपस में नेट सेटल नहीं करते पर मेरी हिस्ट्री नेट सेटल करने की है। इन 4 सिचुएशंस में दोस्तों माना जाएगा नेट सेटलमेंट ऑप्शन। इसमें अगर आपकी पास हिस्ट्री नेट सेटल करने की है या किसी एक पार्टी की हिस्ट्री है कि वो खरीद के मार्केट में बेच देता है तो उसे फिर हमेशा इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही मानना है, ये नॉन फाइनेंशियल आइटम नहीं होगी, ये इंडेस लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास ऑप्शन है या रेडिली रियलाइजेबल है तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन अपने हाथ में रखा नहीं है, दिया है सामने वाले को, तो फिर आप मान लेना कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। बहुत ध्यान से सुनना अगर आप पूरा समझना चाहते हैं या रिवाइज करना चाहते हैं। मैंने उसे बोला यार जमीन चाहिए, 10 लाख रुपए दूंगा, 1 साल के बाद जमीन दे देना। उसने बोला देख भाई तेरे को चाहिए तो तू जमीन ले लेना, नहीं चाहिए तो नेट सेटल कर, तेरे पास ऑप्शन है, जो तेरी इच्छा। मैं दोनों में मना नहीं करूंगा। इसका मतलब सेलर राइटर ऑफ द ऑप्शन है, सामने वाला बंदा होल्डर ऑफ द ऑप्शन। ऐसी सिचुएशन में होल्डर की तो इच्छा है कि जमीन लेगा वो, तो अपन देखते हैं नेट सेटलमेंट ऑप्शन है हाँ, पर क्या ओन यूज रिक्वायरमेंट मीट करेगा होल्डर का, हाँ, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मानेंगे, उसके लिए नहीं। अब आते हैं अपन सेलर के लिए। सेलर बोलता है तेरी इच्छा है तो रखना, नहीं है तो मत रखना। इंडेस बोलता है कि अगर आप राइटर ऑफ द ऑप्शन हो, राइटर ऑफ ऑप्शन यानी सामने वाले को ऑप्शन दिया है आपने, आपके पास चॉइस नहीं है, वो जो डिसाइड करेगा वैसा करना पड़ेगा, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप मान लेना कि आपका इंटरेस्ट एक्चुअल में उसको सेल करना नहीं हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। इसका मतलब आपको तो उसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मानना ही पड़ेगा। ये बंदा इसकी अकाउंटिंग डेरिवेटिव जैसी करेगा वो नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली योर होल रूल विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल आइटम। इसमें 2-3 बातें और ध्यान रखना। किसी चीज को नॉन फाइनेंशियल आइटम आप तब क्लासिफाई करोगे जब आपका इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट करते समय और बाद में दोनों समय पे डिलीवरी लेने का था। अगर आपका शुरू में इंटेंशन डिलीवरी लेने का नहीं था
तो बाद में भले ही डिलीवरी का इंटेंशन हो जाए, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही माना जाएगा। शुरू में डिलीवरी लेना था लेकिन बाद में किसी कारण से नेट सेटलमेंट हो गया, तो शुरू में नॉन फाइनेंशियल आइटम है, फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा, ये पॉसिबल। पहली चीज। दूसरी चीज, सपोज आपकी ओन यूज रिक्वायरमेंट है 100 टन की, तो आपने कोयले का कॉन्ट्रैक्ट किया है 100 टन कोयला 3 महीने बाद खरीदने के लिए। कोयले की प्राइस आपको उम्मीद है बढ़ेगी, तो आप चाहते हो नेट सेटल भी कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, पर अपनी यूजेज रिक्वायरमेंट अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया। मैंने बोला यार प्राइस बढ़ी रही है तो 150 टन खरीदने की बात कर लेता हूँ। भैया यूज ही नहीं आएगा, अब और 50 टन तो क्या करोगे? अरे मार्केट में बेच के पैसे बना लूंगा। तो ऐसे में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, यानी आप 150 लेके या तो 50 मार्केट में बेच सकते हो, या उसी को बोल सकते हो 100 डिलीवर कर दे या 50 नेट सेटल कर दे। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप 100 को नॉन फाइनेंशियल आइटम मानोगे और ये स्टैंडर्ड नहीं लगाओगे, बचे हुए 50 टन के कॉन्ट्रैक्ट को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मान के उसे डेरिवेटिव की तरह एफपीटीपीएल पे अकाउंट फॉर करोगे, ये स्टैंडर्ड लगेगा। पर अगर ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, या तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, देन इन दैट केस पूरे को आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मानना पड़ेगा। अकाउंटिंग मिसमैच एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया। मतलब इसका ये होता है कि आप समझिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंटरमीडियरी हूँ, लैंड वाला कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 2 पार्टी है, इसके पास जमीन है, इसको जमीन चाहिए, ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, मुझे जानते। ये भाई आया, उसने बोला यार वो जमीन किसकी है पता है क्या, मुझे खरीदने की इच्छा है। मैंने बोला यार रुक जा, मेरे पास ही है वो जमीन, तो समझ अपने पास ही है। तो बोला रजिस्ट्री दिखाओ, हमने बोला तू मान ले अपने पास ही। उसने बोला अच्छा चलो ठीक है, तो मैं तुमसे खरीदने को तैयार। तो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज मी। हाँ, ए ने मी को बोला कि आई वॉन्ट टू बाय द लैंड। मैंने बोला ओके आई एम रेडी टू सेल दिस लैंड टू यू, तेरी इच्छा हो तो लेना, नहीं हो तो मत लेना, चल। यानी मैं राइटर ऑफ द ऑप्शन, क्योंकि मैं राइटर ऑफ द ऑप्शन हूं और इस कॉन्ट्रैक्ट में नेट सेटलमेंट ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा मैंने बोला आपको, तो मेरे लिए मजबूरन ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब अगर उसने मुझसे जमीन मांगी तो वो होल्डर है, वो मांगेगा तो देना पड़ेगी। तो मैंने इस पार्टी, इससे बी, तो ए के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए, उसके लिए नहीं अगर उसका इंटेंशन डिलीवरी लेना है। अब मुझे जमीन चाहिए, मेरे पास है नहीं, तो मैं गया बी के पास, मैंने बोला भैया जमीन चाहिए। उसने बोला चल ले लो, उसमें भी नेट सेटलमेंट ऑप्शन था, लेकिन मेरे पास चॉइस नहीं है, मैंने तो लेना ही लेना है, ऐसा मैंने उसको बोला। आई एम द होल्डर। उसने बोला चल तेरे पास चॉइस है, तेरे को लेना है तो ले, नहीं लेना तो नहीं ले, वो राइटर बन गया। अब मेरा इंटेंशन यहाँ पे वाकई डिलीवरी लेना है, क्यों? क्योंकि अगर उसने मांगा तो देना पड़ेगी। तो आप टेक्निकली समझो, इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वो डिसाइड करेगा उसको चाहिए या नहीं। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूंगा तो लूंगा, नहीं चाहूं तो नहीं लूं, तो मैं राइटर ऑफ द ऑप्शन नहीं हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेरी वाकई इच्छा लेने की है तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा या नहीं? तो अगर डिलीवरी लेने की इच्छा है तो ये नॉन फाइनेंशियल आइटम हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, हो रहे हो तो रिवाइंड करके सुनना। इस कॉन्ट्रैक्ट में बी के साथ मुझे जो लेना है लैंड, उसमें मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चाहूं तो लूं, नहीं चाहूं तो नहीं लूं। आई एम नॉट द राइटर ऑफ द ऑप्शन, होल्डर ऑफ द ऑप्शन, और मेरी इच्छा है वाकई लैंड लेने की, तो ये अपने आप में नॉन फाइनेंशियल आइटम का कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। पर यहाँ पे मैं राइटर हूं तो ये अपने आप में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। अब ये दोनों इंटर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इसे आप एफआई मानोगे, इसे नॉन एफआई मानोगे, यहाँ गेन लॉस बुक करोगे, यहाँ नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का नेट गेन लॉस ही आपका गेन लॉस है। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग मिसमैच। 2 कॉन्ट्रैक्ट इंटर रिलेटेड है, एक एफआई हो रहा है और एक नहीं हो रहा है, तो आप दोनों को एफआई मानोगे, ऐसा इंडेस 109 बोलता है नॉन फाइनेंशियल आइटम्स। ठीक है, ज्यादा वनडे समझना है तो फिर आप बैच करिए, बैच के वीडियो सुनिए, सॉरी। ये रिविजन हो गया अपना। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी की कंडीशन है कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। कई बार प्राइवेट इक्विटी में जो पैसे लगाते हैं या म्यूचुअल फंड में जो यूनिट होल्डर होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि भैया हम आपकी कंपनी में पैसे लगाते हैं, ये लो 5 करोड़ रुपए और कंपनी का 10% इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा, पर मुझे एग्जिट चाहिए, मुझे पैसा रखना नहीं है आगे लंबे समय तक, आप 5 साल बाद एग्जिट दे दो, 5 साल बाद मैं शेयर दे दूंगा, आप मुझे पैसे देना। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो इक्विटी शेयर मैंने उस कंपनी में खरीदे हैं एज अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, उसके बदले में क्या होने वाला है? मुझे कैश मिलने वाली है। कब? 5 साल बाद। तो ये कंपनी के लिए इक्विटी शेयर नहीं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। क्यों फाइनेंशियल लाइबिलिटी है? क्योंकि उसको कैश देना है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। भले ही वो इक्विटी शेयर का है, पर 5 साल बाद एक तरह से आप समझो कंपनी को बायबैक करना अनिवार्य है, ये आज ही तय हो गया। ऐसी सिचुएशन में उसे इसे क्लासिफाई करना पड़ेगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी। पर ये तो आम बात हो सकती है, म्यूचुअल फंड वगैरह में ऐसा होता है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में, कि आप कभी भी यूनिट पुट कर दो और पैसे ले लो। म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी एनबीएफसी है, उसकी अकाउंटिंग इंडेस में हो सकती है। आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? तो इंडेस क्या कहता है सुनिए, वो कहता है कि अगर 5 कंडीशन पैरा 16A की प्लस 2 कंडीशन पैरा 16B की अगर सेटिस्फाई होती है तो इसे पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। और पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्पाइट हैविंग अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश ऑन द कंपनी विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी।
5 conditions of putable financial instrument are: 1. What is a putable financial instrument? It is an instrument contract that entitles the holder to put the instrument on happening of some uncertain event, death, or any other event like passage of time, wherein when he puts the instrument back to the company would be paying back to the instrument holder the proportionate share in net assets of the company. तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है. दूसरी कंडीशन क्या है? वो पुट कर सकता है. कब कर सकता है? कंटिजेंसी होने पे, कुछ समय पूरा होने पे, ऐसी कोई कंडीशंस पे. अगर वो पुट करेगा तो उसे क्या मिलेगा? इससे रिलेटेड अब 5 कंडीशन सुनिए. सबसे पहली चीज, उसे प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट मिलना चाहिए. यानी अगर आपका प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर को आपने प्रॉमिस कर दिया कि भैया मैं तुझे क्या करूंगा, फिक्स 1 शेयर पे मिनिमम 100 रुपए दूंगा, तो ये पुटेबल नहीं हो सकता. पहली कंडीशन पुटेबल की क्या होती है? यू विल हैव टू ओनली हैव अ राइट टू क्लेम प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स. प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स क्लेम करने का मतलब क्या हुआ? तो ये कैसे निकाला जाएगा? बुक वैल्यू के बेसिस पे नहीं, फेयर वैल्यू. आपकी सारी एसेट की फेयर वैल्यू माइनस लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट. ये पर यूनिट वैल्यू हो गई, जितने यूनिट उतना पे करोगे. अगर ऐसी प्रॉमिस की है कि इतना ही दूंगा और कुछ नहीं, इसमें गुडविल को भी वैल्यू कर सकते, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई. दूसरा, ये मोस्ट सबऑर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए. तुम्हारी कंपनी में 2 पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि 2 इक्विटी होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट है, पर उसमें हमने एक को बोला है कि पहले तुझे पैसे देंगे, यानी पहला तेरा पुट का ऑप्शन है. तू अगर एक्सरसाइज करेगा देन इन दैट पर्टिकुलर केस, या नहीं करेगा उसके बाद दूसरे को ऑप्शन देंगे. तो इस पर्टिकुलर केस में जो मोस्ट सबऑर्डिनेट कैटेगरी है वही पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. दूसरे को आपको मानना पड़ेगा कि वो अपने आप में लाइबिलिटी. थर्ड, जो मोस्ट सबऑर्डिनेट है उनके भी एक जैसे राइट होना चाहिए. तो सपोज मेरी कंपनी में 3 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर थे. सबसे पहले को बोला भैया सबसे पहले तुझे ऑप्शन देंगे, बाकी दोनों को बोला इनके बाद आप दोनों को ऑप्शन मिलेगा, 5 साल बाद आप पुट कर दो, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट. हमला ठीक है. बाकी दोनों में है मोस्ट सबऑर्डिनेट, पर दोनों में फर्क यह है कि एक की वोटिंग राइट दूसरे से थोड़ी ज्यादा है, ऐसा पहले से डिसाइडेड है. तो ये दोनों ही पुटेबल नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि जो मोस्ट सबऑर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट है उन सब की आपस में आइडेंटिकल राइट होना चाहिए. अगर एक की भी राइट आइडेंटिकल नहीं हुई तो वो कोई भी पुटेबल नहीं होगा. ये सब फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी. मोस्ट सबऑर्डिनेट में क्या होता है? एक के पास प्रेफरेंस है, एक के पास नहीं है, तो जिसके पास नहीं है वो हो जाएगा, पर आइडेंटिकल राइट नहीं है तो दोनों ही नहीं होंगे. ये तीसरी कंडीशन है. इसमें कोई मिनिमम गारंटी या मिनिमम कैश फ्लो आप प्रॉमिस नहीं करोगे. इनफैक्ट जो टोटल उसकी लाइफ में उसको कैश फ्लो मिलेंगे दैट शुड ओनली रिप्रेजेंट, जो उसकी कमाई है दैट शुड ओनली रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स और द असेट्स ऑफ द कंपनी. तो आज पैसा लगाया और 5 साल बाद जो पैसा उसको दिया और इतने सालों में अगर कोई डिविडेंड वगैरह दिया, तो जो टोटल कैश फ्लो उसको मिले दैट शुड ओनली रिप्रेजेंट जो कंपनी ने कमाया है. वो कमाया भले ही रियलाइज्ड हो सकता है या अनरियलाइज्ड हो सकता है, बट जो इंक्रीज इन असेट्स हुआ इस दौरान में उतना ही आपने पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया. ये पैरा 16A की 5 कंडीशन है. 16B में 3 कंडीशन है कि और कोई दूसरा ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. कोई आपने दूसरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जिससे इन बंदों का क्या हो गया है? रिटर्न इंपैक्ट हो गया. जैसे म्यूचुअल फंड्स के केस में आपने जो फंड मैनेजर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, जिसके अंतर्गत आपने बोल दिया है कि भैया हमारे यूनिट होल्डर को प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स हम देंगे, लेकिन हम तुझे क्या करेंगे? तुझे भी यूनिट होल्डर के पास है, फंड मैनेजर के पास भी यूनिट्स है, तुझे भी हम क्या करेंगे? वी विल गिव यू यूनिट्स. तुझे भी उन यूनिट्स पे प्रोपोर्शनेट पैसा मिलेगा, पर इसके अलावा हम तुझे क्या करेंगे? 25% कमीशन देंगे. अब नॉर्मली फंड मैनेजर को कमीशन 5% मिलती है, पर इस कॉन्ट्रैक्ट में आपने 25 कर दी. तो इससे क्या हुआ? सारे यूनिट होल्डर्स को एनएवी मिल रही है, नेट एसेट वैल्यू पर शेयर, पर इसको 25% पहले मिल रहा है. इसके 25% मिलने से ए इसका कैश फ्लो बढ़ गया, बी दूसरों का कम हो गया. इसलिए अब कोई भी पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. आप सबको फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लासिफाई करोगे, क्योंकि आप ओनर जैसा फील किसी को नहीं दे रहे हो. एक को फायदा एक को नुकसान पहुंचा रहे हो. तो कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जिसके फिक्स कैश फ्लो हो, जिससे कि प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ द एंटिटी अफेक्ट हो. इसी पूरे में अगर आपने सामने वाले को बोला है कि ये पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तेरा, पर इसमें हम सिर्फ लिक्विडेशन में तुझे पैसे देंगे और कभी नहीं मिलने वाले, तो फिर ये पैरा 16C और D की सारी कंडीशन सेम है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि यहाँ पे ये 2 कंडीशन नहीं है और यहाँ पे कंडीशन है कि लिक्विडेशन में ही पैसे देंगे. बाकी सारी कंडीशन सेम है. तो फिर कहा जाता है दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स विच आर एंटाइटल्ड टू प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स ओनली ऑन लिक्विडेशन. इन्हें भी इन्हें भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा और फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं मानेंगे. ये 16AB और CD होगी. अगर बाद में कोई पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी बन जाता है, सॉरी लायबिलिटी बन जाता है, पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन फुलफिल हुई तो बैलेंस शीट में आप उसे इक्विटी दिखाओगे. यानी इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल और अलग से पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट एंटायरली क्लासिफाइबल इक्विटी और अदर इक्विटी में दिखा दीजिए. तो नॉर्मली अलग लाइन आइटम में उसको दिखा देते हैं. उसके इंडेक्स 1 में डिस्क्लोजर्स भी देना होते हैं. अब कोई पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था, मैंने कोई और इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिए जो इससे भी ज्यादा सबऑर्डिनेट है,
तो ये नहीं बचा और नया वाला हो गया, तो पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनेगी तो फेयर वैल्यू पे क्लासीफाई होगी और जो भी उस पर गेन लॉस होगा वो रिजर्व से एडजस्ट होगा। उल्टा भी हो सकता है, अभी तक कोई चीज इक्विटी थी और अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन गई, यानी अभी तक कोई पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था जो पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था। इनफैक्ट लेट मी रिपीट द होल डिस्कशन रिक्लासिफिकेशन का। अगर कोई पीएफआई फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनता है तो फेयर वैल्यू पे बनेगा, जो भी गेन लॉस है वो रिजर्व से एडजस्ट होगा। अगर कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी पीएफआई बनती है, यानी अभी तक वो क्या था, मेरे मोस्ट सबऑर्डिनेट और उसके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट था, मोस्ट सबऑर्डिनेट रिडीम हो गया तो ये मोस्ट सबऑर्डिनेट हो गया, अभी तक ये लाइबिलिटी था, अब ये पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्लासीफाई हो गया इसलिए इक्विटी हो गया। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप इसे कैरिंग अमाउंट पे क्लासीफाई करोगे, कोई गेन लॉस बुक नहीं होगा। ध्यान रखना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पुटेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स को होल्डिंग एनसीआई में ऐड नहीं करेगी, रादर इसे लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी में शो किया जाएगा। सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी जिसने पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया उसे इक्विटी में क्लासीफाई करती है। इन सब के बाद में स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पे अपन खुद के इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं या अपने को मिल रहा है। पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, बट स्टिल वी हैव डन दैट। खुद के इक्विटी शेयर अगर आप इशू करने के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें एक चीज समझना, अगर आप फिक्स नंबर ऑफ शेयर दोगे और बदले में आपको फिक्स पैसा मिलेगा, कंसिडरेशन मिलेगा, तो ही वो इक्विटी है। इसे बोलते हैं फिक्स टू फिक्स टेस्ट। अगर एक भी चीज फिक्स नहीं हुई तो फिर उस केस में वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो जाएगी। क्विकली, आई हैव इशूड अ 10% डिबेंचर व्हिच इज कन्वर्टेबल आफ्टर 5 years इनटू 10 इक्विटी शेयर्स। एक डिबेंचर है 100 रुपए का, 10 शेयर में कन्वर्ट होगा, फिक्स है 5 साल बाद 10 शेयर और एक डिबेंचर, खत्म। तो फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट हुआ, इसे इक्विटी मान लो। लॉजिक क्या है इंडेस का, अभी रिवीजन में ज्यादा लॉजिक नहीं, पर फंडामेंटल ये है कि आज किसी से आप डिबेंचर के पैसे लेके उसको बोल रहे हो 5 साल बाद तुझे फिक्स इतने शेयर दूंगा, तो आप यूँ समझ लो वो आज से ही आपका इक्विटी होल्डर बन गया। क्यों? फॉर द सिंपल रीजन कि आप उसको शेयर ही देने वाले हो, वो भी फिक्स, तो उसको तो मालूम है 100 रुपए के बदले में 10 शेयर मिलने वाले, आज नहीं तो 5 साल बाद। ब्याज की अकाउंटिंग क्या होगी वो साइड करो। पर अगर आपने उसे बोला कि मैं तुझे 5 साल बाद 100 रुपए के बराबर के इक्विटी शेयर दूंगा, तो आज वो आपका इक्विटी होल्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गम सुख में आपके साथी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इक्विटी शेयर की वैल्यू गिर गई तो वो ज्यादा मांगेगा, बढ़ गई तो उसको कम में भी काम चलेगा। तो इसलिए कहा गया है कि ऐसी सिचुएशन में आप इस डिबेंचर को फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्लासीफाई करोगे, भले ही इसका सेटलमेंट इक्विटी शेयर में होना है, क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ शेयर में नहीं होने वाला है। तो यहाँ कंसिडरेशन फिक्स्ड है, एक डिबेंचर रीपे हो रहा है, मुझे क्या कंसिडरेशन मिल रहा है? रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, पर बदले में शेयर वेरिएबल जा रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी। मैंने एक नया तरीका निकाला, मैंने बोला एक डिबेंचर 100 रुपए का, 5 साल बाद 10 इक्विटी शेयर दूंगा, और ये 10 इक्विटी शेयर की जितनी मार्केट वैल्यू होगी उतना परसेंटेज डिबेंचर रिडीम्ड मान लिया जाए, अगर मार्केट वैल्यू 100 से कम हुई तो 100 रुपए का डिबेंचर है, 10 शेयर दूंगा, 5 साल बाद अगर इन 10 शेयर की मार्केट वैल्यू 80 रुपीज हुई तो माना जाएगा 80% डिबेंचर ही रिडीम हुआ है, तो बचा हुआ मैं कैश में दूंगा। तो इसका मतलब आप फिक्स नंबर ऑफ शेयर दे रहे हो, 10 ही दे रहे हो, पर बदले में जो आपकी लाइबिलिटी पे हो रही है वो फिक्स नहीं है, वो वेरी हो रही है। तो इसके लिए बोलते हैं दैट द कंसिडरेशन इज वेरिएबल, और ऐसी सिचुएशन में फिर हमें क्या बोलना पड़ेगा कि ये फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और दोनों ही वेरिएबल है। मैंने बोला है कि भैया मैं इक्विटी शेयर आपको कितने दूंगा, तो 80 रुपए की मार्केट वैल्यू के इक्विटी शेयर दूंगा, और बचा हुआ पैसा जो है 20 रुपए का, वो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट इंडेक्स रेट और इन्फ्लेशन रेट आपको पे करूंगा, कितना पे करना है। तो यहाँ पे सब कुछ वेरिएबल है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस ये डेफिनेटली फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो ध्यान रखना, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आज ही आपने प्रॉमिस किया है फिक्स नंबर ऑफ शेयर दोगे अगेंस्ट फिक्स्ड कंसिडरेशन इन रिटर्न, तो इट इज इक्विटी, बाकी सारे केस में लाइबिलिटी। क्विकली सुन लो, अगर एक डिबेंचर 100 रुपए का है जिसमें आपने बोला है कि मैं उसमें 5 इक्विटी शेयर और 50 रुपए कैश दूंगा, और ये फिक्स है और कुछ नहीं दूंगा, 5 इक्विटी शेयर और 50 कैश रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी प्राइस होगी, तो दोस्तों ये अपने आप में फिर इक्विटी है। क्यों? क्योंकि आप इसमें 5 फिक्स शेयर्स दे रहे हैं, पर सर 50 कैश भी तो दे रहे हैं, तो ये दोनों ही फिक्स है। तो आप ये बोलोगे 100 के डिबेंचर में 50 रुपए कैश में और बचा हुआ इक्विटी में हो रहा है, तो इसे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मानेंगे। Part of this will be a financial liability, part of this will be an equity instrument. So what are compound financial instrument? तो सेकंड, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में, अच्छा फिक्स टू फिक्स में एक चीज ध्यान रखना, इंडिया में एक कार्व आउट बनाया गया है जिसके अंतर्गत अगर कोई फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया है, जिसमें आपने बोला है $100 का बॉन्ड है, उसको ड्यू डेट पे हम 10 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो टेक्निकली आप जो दे रहे हो वो फिक्स 10 शेयर है, पर बदले में जो मिल रहा है वो $100 है, रुपी में उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, तो टेक्निकली आपका कंसिडरेशन वेरिएबल है क्योंकि लाइबिलिटी कम ज्यादा हो रही है।
तो इंडेस में कहा गया है कि अगर कोई भी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में उस फॉरेन करेंसी बॉन्ड की कन्वर्टेबल बॉन्ड की किसी भी करेंसी में फिक्स वैल्यू है, छोड़ो ऐसे समझो आप, कोई फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में आप फिक्स शेयर दे रहे हो, तो फिर आप जो बॉन्ड रीपे कर रहे हो वो किसी भी करेंसी में हो, अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बॉन्ड उससे सेटल हो जाएगा तो माना जाएगा कि अपने आप में इक्विटी है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है। ऐसा आईएफआरएस में नहीं होता, इसलिए वहां पे इसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी माना जाएगा। इंडिया में रिलायंस ने खूब इशू कर रखे हैं, इसलिए ऐसा नहीं कर पाई। तो आप ये मत सोचना कि $100 की कीमत तो आज की तारीख में 7800 हो गई, आज से 1 साल पहले 7500 थी, तो मेरी लाइबिलिटी तो फ्लक्चुएट हो रही है, तो मुझे नहीं पता कितनी पे होगी। आप $100 का डिवेंचर 10 इक्विटी शेयर से सेटल कर रहे हो, ये काफ़ी है, इसे आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासीफाई कर सकते हो। चलिए, अब कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें आप फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स दोगे, पर साथ साथ में हो सकता है कोई आप कैश भी दो, जैसे कि 10% डिवेंचर 5 साल बाद फिक्स 10 शेयर में कन्वर्ट होगा। तो इसमें दो कंपोनेंट है, एक प्रिंसिपल कंपोनेंट है जो 5 साल बाद 10 फिक्स शेयर में पे होगा, और एक इंटरेस्ट कंपोनेंट है जो 5 साल तक आपको ब्याज देना होगा। इसकी इंटरेस्ट स्ट्रिप फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, इसकी प्रिंसिपल स्ट्रिप अपने आप में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। डे 1 में आपको इसे स्प्लिट करना पड़ेगा बिटवीन फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी। फाइनेंशियल लाइबिलिटी फेयर वैल्यू पे मेजर होगी, बैलेंसिंग फिगर इक्विटी का आएगा, तो टोटल इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू माइनस फाइनेंशियल लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू, बैलेंसिंग फिगर इक्विटी। इक्विटी रीमेजर नहीं होगी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी 109 में रीमेजर होती रहेगी। और अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स आपके इशू होंगे पर वो कंटिंजेंट है, तो ऐसे केस में अगर हर कंटिंजेंसी का आउटकम फिक्स नंबर ऑफ शेयर ही है, तो आप उसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी ना मान के इक्विटी मानो, नहीं तो लाइबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिवेंचर इशू किया और उसमें कहा है कि अगर शेयर की मार्केट प्राइस 150 के ऊपर चली गई तो मैं आपको 3 साल के अंदर अंदर 10 इक्विटी शेयर दूंगा, नहीं तो 4 साल बाद 10 इक्विटी शेयर दूंगा। दोनों केस में 10 इक्विटी शेयर ही देने वाला हूं, तो आप इसे आज ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मान सकते हो, फाइनेंशियल लाइबिलिटी ना माने। पर अगर नंबर ऑफ शेयर वेरी हो जाते या एक केस में कैश एक में शेयर होती तो फिर ये पूरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्लासीफाई होती। किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको अपने इक्विटी शेयर मिलने वाले हैं, मेरे शेयर मुझे कैसे मिलेंगे? बायबैक। तो अगर आप बायबैक का ऑफर देते हो जिसमें आप बोलते हो कि सुनो 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 मेरे शेयर होल्डर सुनो, आपके पास ऑप्शन है, हम 25% शेयर बायबैक कर रहे हैं, आप लोग अप्लाई करो और जो भी अप्लाई करेगा उसको हम उसके शेयर लौटा देंगे, उससे हम उसके शेयर ले लेंगे और इतना फिक्स पैसा लौटा देंगे या दे देंगे। जिस दिन कंपनी ने ऑफर दिया उस दिन कंपनी के सर पे क्या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आ गया, क्योंकि अब कंपनी के हाथ में नहीं है बचना। अगर किसी ने अप्लाई किया तो आपको पे करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड सब्सक्रिप्शन आ जाए, तो आपके हाथ में बचना नहीं है अब। और अगर आपके हाथ में बचना नहीं है तो आप सिंपल सी बात बोलोगे ये अपने आप में एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। तो इसका मतलब बायबैक का ऑफर लाते से ऑब्लिगेशन आ गया तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगी। कितने पे बुक होगी, कैसे होगी, इसकी अकाउंटिंग क्या होगी? तो अकाउंटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी, नंबर 1 आपको क्या करना है, जितनी आपको लाइबिलिटी पे करनी है आप उतनी लाइबिलिटी क्रेडिट कर दो, और उतने से इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, रिजर्व्स नहीं, सिर्फ इक्विटी डेबिट कर दो। तो आप क्या करोगे, अकाउंटिंग इक्विटी डेबिट कर दो और लाइबिलिटी क्रेडिट कर दो जब भी आप ऐसा कोई बायबैक का ऑफर लेके आते हो। नंबर 1, अगर आपको लगता है कि आप पैसा जो देने की बात कर रहे हो वो आप आज पे नहीं करोगे, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद पे करोगे, तो उसे प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करो। तो मैंने कहा कि 2 साल बाद आपको मैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट सिंपल सा केस लेते हैं, मैंने बोला भैया बायबैक का ऑफर है, जितने भी लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर लेते हैं, टोटल पैसा मैं 22 लाख रुपीस दूंगा और लेट्स से मैं 10 लाख के शेयर्स बायबैक कर लूंगा। तो 22 लाख रुपए 1 साल बाद देने की बात की है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 20 लाख हो गई। तो आज आप अपनी बुक्स में एंट्री कर लो, इक्विटी अकाउंट डेबिट 20 लाख टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी 20 लाख। आज के बाद से फाइनेंशियल लाइबिलिटी 109 में अकाउंट फॉर होगी और इक्विटी आपका डेबिट पड़ा रहेगा जब तक एक्चुअल में बायबैक नहीं हो जाता। 1 साल बाद जब बायबैक होगा तो आप इक्विटी को क्रेडिट कर देना, वो टेम्पररी अकाउंट था यूं समझना। अब एक्चुअल में इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर देना, कितने से जितनी उसकी पेड अप वैल्यू है बचा हुआ रिजर्व से एडजस्ट कर देना। हालांकि इंडेस ये सब नहीं बताता है, ये सब अपने को करना है। इंडेस से बोलता है इक्विटी डेबिट हो। कंपनीज एक्ट फॉलो करोगे तो यहाँ पे जितने की इक्विटी शेयर कैपिटल आपने बायबैक की है उतना आपको रिजर्व से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में भी ट्रांसफर करना होगा। ये इंडेस नहीं बताता है, आईसीआई के मॉड्यूल में भी नहीं है, पर आपको करना चाहिए आइडियली अगर क्वेश्चन है बायबैक का। तो अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी का क्या करेंगे, 109 में अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से अकाउंट फॉर होगी। डे 1 पे आपने 20 लाख पे बुक करी थी। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड बोलता है कि भैया बायबैक प्राइस अगर प्रेजेंट वैल्यू है तो वो लेंगे, उस केस में अगर कोई ब्याज लगेगा यानी कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर आगे जाके बढ़ेगी तो अपने को बढ़ाना पड़ेगी, तो उस केस में उसका खर्चा बुक करना पड़ेगा। तो उसे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करोगे। ध्यान रखना फाइनेंशियल लाइबिलिटी का इंटरेस्ट एक्सपेंस हमेशा पीआरएल में जाता है अनलेस बोरोइंग कॉस्ट में उसको कैपिटलाइज करने की बात की जाए।
ये बायबैक की बात। इसके अलावा आपको अपने खुद के शेयर कब मिल सकते हैं, तो एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी है विच इज नोन एज पुट ऑप्शन। कंपनी ने बायबैक नहीं किया पर पुट ऑप्शन राइट कर दिया, यानी शेयर होल्डर को बोला है कि अगले 2 साल में तुम्हारी जब इच्छा हो तुम अपने पास जो मेरी कंपनी के शेयर रखे हैं वो मुझे दे देना। अब ये रेयर पॉसिबिलिटी है, ऐसा होता कम है, इंडिया में तो बहुत कम, बट फिर भी हो सकता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, तो मैंने ये कहा कि 2 साल में जब आपकी इच्छा है मेरे इक्विटी शेयर अपनी कंपनी के, शेयर होल्डर तुम चाहो तो मुझे वापस दे देना, मैं लेने को तैयार हूं। होता कम है। शेयर होल्डर ने बोला यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। अभी देखो नॉर्मली, बहुत ध्यान से समझना, नॉर्मली अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसमें आप कहते हो कि अपन एक ऑप्शन आपस में लिखते हैं जिसमें आई एम राइटर ऑफ द ऑप्शन, यू आर होल्डर ऑफ द ऑप्शन, तुम चाहो तो ये एसेट मुझे बेच देना, मैं खरीदने को तैयार हूँ, और समथिंग लाइक दैट, तो उसकी अकाउंटिंग डेरिवेटिव में होती है और वहां सिर्फ जो गेन लॉस होता है उसे बुक किया जाता है। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो ये कंपनी खुद के इक्विटी शेयर में कर रही है, और खुद का इक्विटी शेयर इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट और अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। इस कारण से यहाँ पे एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जिसके अंतर्गत आईसीएआई मॉड्यूल के अनुसार ये कहते हैं कि अगर आपने पुट ऑप्शन राइट किया है तो भले ही हो सकता है ऑप्शन एक्सरसाइज हो नहीं हो, पर क्योंकि आप कंपनी पुट ऑप्शन राइट कर रही है उसके सर पे ऑब्लिगेशन है, इसे डेरिवेटिव जैसा ट्रीट मत करना, आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानना, डेरिवेटिव जैसा ट्रीट मत करना अंडर 109। रादर जितना आपके सर पे ऑब्लिगेशन आ सकता है अगर उसने पुट किया और पैसे देना पड़े, उतने की फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट और इक्विटी डेबिट कर दो। अगर ये ऑप्शन लैप्स हो गया तो एंट्री रिवर्स कर देना, फाइनेंशियल लाइबिलिटी बाद में आप डेबिट और इक्विटी क्रेडिट कर देना, और अगर एक्सरसाइज हो गया तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू कैश हो जाएगा और आपकी इक्विटी जो आपने पहले डेबिट की थी उसे खत्म करके एक्चुअल में इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स डेबिट कर दो। यानी बायबैक जैसी अकाउंटिंग अभी से कर दो, भले ही आपने पुट ऑप्शन राइट किया है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि बायबैक में अपन बोलते हैं 25 रुपए में हमारा शेयर, हम बायबैक करने को तैयार हैं, पर अगर अपन किसी को ऑप्शन देते हैं कि यार 2 साल तक जब तुम्हारी इच्छा है तब तुम क्या कर सकते हो, ये शेयर हमें वापस दे सकते हो, तो नॉर्मली हम उससे एक प्रीमियम लेते हैं। एक बेसिक सिद्धांत और रूल सुन लो, इक्विटी पे कोई भी प्रीमियम मिलेगा तो डायरेक्टली रिजर्व्स में क्रेडिट होगा, इक्विटी इशू करने से रिलेटेड कोई खर्चा ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी तो डायरेक्टली रिजर्व से डेबिट होगा। लॉजिक ये है कि भैया खुद के शेयर इशू करने या वापस लेने पे जो खर्चा हो रहा है ये कंपनी का प्रॉफिट और लॉस नहीं है, कैपिटल लेने देने में जो पैसा लगा वो कैपिटल का ही एडजस्टमेंट है। तो इक्विटी बायबैक ऑप्शन राइट करने पे कोई प्रीमियम कंपनी को मिला है तो ये सीधे रिजर्व्स में जाएगा, पीआरएल ओसीआई में नहीं जाएगा। बस ये एक स्पेशल अलग सी चीज़ है जो बायबैक के अलावा आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज पूरी बायबैक की अकाउंटिंग होगी। ऑप्शन ऐसा है कि 2 साल बाद एक्सरसाइज करना, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ले लेना। ऑप्शन ऐसा है 2 साल में कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी कल भी आ सकती है, इट्स लाइक अ डिमांड लोन, तो फिर आपको टोटल वैल्यू से लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगी। नॉर्मली ऐसा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये पेरेंट कई बार राइट करते हैं अपनी सब्सिडरी के शेयर्स पे। तो ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एच लिमिटेड ने ऑप्शन दिया है ए को, लेट्स से फॉर एग्जांपल एस लिमिटेड फ्लिपकार्ट है जिसके कुछ शेयर्स बंसल ब्रदर्स के पास अभी भी हैं, और वॉलमार्ट चाहता है कि यार वो शेयर बंसल से ले ले। बंसल कई बार मना कर चुका है तो इसने इसको खुला ऑप्शन दे दिया है कि ए सुन, तेरे पास जो 5% शेयर एस के हैं तू कभी भी चाहे तो हमें बेच सकता है, हो सकता है ये पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, तो तू एस को देने की बजाय हमें दे देना, हम लेने को तैयार है। तो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे क्या होएगा, एस लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको कोई मतलब नहीं हो तो इसे इक्विटी दिखाएगा, पर यहाँ पे टेक्निकली आप देखोगे तो एच लिमिटेड ने ए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है एस के शेयर्स पे, तो ये डेरिवेटिव होगा। क्यों डेरिवेटिव होगा, क्योंकि आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिलायंस के शेयर खरीद बेच करने का या ऑप्शन राइट करने का, तो ये डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब एच ने जो ए को ऑप्शन दिया है कि तू एस के शेयर मुझे बेच सकता है, ये एच के एसएफएस में डेरिवेटिव है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। प्रॉब्लम कंसोलिडेटेड में, जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो उसमें माना जाता है पूरी ग्रुप एक एंटिटी, एच और एस मिला के एक एंटिटी। अब एच और एस एक एंटिटी और उसने किसी थर्ड पार्टी ए, जो यहाँ पे एनसीआई हो सकता है या हो सकता है लाइबिलिटी हो, उसको ऑप्शन दिया है कि भाई तेरे पास इक्विटी या जो पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है मुझे दे देना।
तो फिर इस केस में बायबैक की अकाउंटिंग लग जाएगी। तो मुद्दे की बात इतनी सी है कि होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी के शेयर जो किसी और के पास रखे उसे खरीदने का उसे ओपन ऑफर देती है, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके ऊपर बायबैक अकाउंटिंग लगेगी, सेपरेट में नहीं लगेगी। चलिए, ट्रेजरी शेयर इंडिया में होते नहीं है, इसमें कंपनी अपने शेयर खरीद के रख लेती है, कैंसिल नहीं करती है, रीइश्यू कर देती है। इंडिया में 7 दिन में कैंसिल करना पड़ता है, तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा आपने किया है तो आपकी बुक्स में आपकी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ओन कंपनी आ जाएगा, अगर आपने खरीद के रखे और कैंसिल नहीं किया। तो अगर किसी कंट्री में परमिटेड है तो फिर आप ये जो आपने खुद के शेयर खरीदे और कैंसिल नहीं किए हैं, इसे ट्रेजरी शेयर के नाम से रखना, असेट साइड मत दिखाना, इक्विटी साइड में ही इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल लेस ट्रेजरी शेयर और आउटर कॉलम में नेट दिखा देना। पर सेट ऑफ मत करना, शेयर कैपिटल से अलग से माइनस करके दिखाना, कोई खास बात नहीं है। भारत में ये केस एक स्पेशल केस में हो सकता है, वो स्पेशल केस देखने की ऐसी जरूरत नहीं है। ये कब होता है? जब सपोज फॉक्सवैगन और पॉर्श फॉक्सवैगन को खरीदना चाह रही थी, उसके 20% शेयर्स खरीद भी लिया। गुस्सा आया तो फॉक्सवैगन ने 60% शेयर पॉर्श के खरीद के अपनी सब्सिडरी बना ली इसे, यानी शिकारी का शिकार कर दिया। अब टेक्निकली फॉक्सवैगन जब पॉर्श के साथ कंसोलिडेट करेगी तो सब्सिडरी यानी पॉर्श के सारी असेट्स अपनी बुक्स में लाएगी, जिसमें एक असेट होगा इन्वेस्टमेंट इन फॉक्सवैगन। होल्डिंग कंपनी के शेयर सब्सिडरी बनने के बाद नहीं खरीद सकती, पर पहले से खरीदे हुए तो रख सकती है कंपनीज एक्ट के अनुसार। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में टेक्निकली स्पीकिंग पॉर्श का जो इन्वेस्टमेंट इन फॉक्सवैगन है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये तो ऐसा लगेगा अपनी कंपनी ने अपने आप में इन्वेस्ट कर दिया। हम किस में विश्वास रखते हैं? खुद में। तो हम पैसा भी खुद को देते हैं, कैसी बात करें। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन इसे ट्रेजरी शेयर जैसा, यानी इस इन्वेस्टमेंट को आप इक्विटी से माइनस करके नेट आउटर कॉलम में दिखाएंगे। इंडेस में ऑफसेटिंग की बात की गई है, कहा गया है कि एक पार्टी से पैसे लेना और उसी को देना है, तो दोनों को अलग अलग दिखाना, एक्सेप्ट दोनों कंडीशन फुलफिल हो। पहला, लीगल राइट है दोनों को आपस में ऑफसेट करने का। दूसरा, पास्ट हिस्ट्री है आपका, इंटेंशन है आप ऑफसेट करें। यानी एक सप्लायर है मेरा, वो मेरा कस्टमर भी है, उससे माल लेना देना दोनों चलता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है नेट सेटल होगा, और अपनी पास्ट हिस्ट्री भी कि अपन नेट सेटल करते हैं, यानी नेट अमाउंट का ही लेन देन चलता है, तो ही आप दोनों नेट करके दिखाना, नहीं तो ट्रेड रिसीवेबल पेबल अलग अलग दिखाना। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो 32 में कहा गया है, 3 तरह की चीज़ों का, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी पेमेंट और इंटरेस्ट ड्यू। सबसे पहले ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? एनी कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ ट्रांजैक्शन इज टर्म्ड एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब है दैट कॉस्ट वुड हैव बीन अवॉइडेड हैड दैट ट्रांजैक्शन नॉट हैव इनकर्ड। इसका मतलब अगर ट्रांजैक्शन नहीं होता तो वो कॉस्ट नहीं लगती। एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, कंपनी को शेयर इशू करना थे, उसकी ऑथराइज कैपिटल कम थी, उसको बढ़ाने का लीगल एक्सपेंस इनकर किया ताकि वो शेयर इशू कर सके। क्या ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने का खर्चा ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर है? द आंसर इज नो, क्योंकि आपने ऑथराइज कैपिटल बढ़ाई फिर शेयर नहीं इशू किया, तो जो पैसा आपने दिया है वो रिफंड नहीं होगा, यानी वो खर्चा तो आपका सम कॉस्ट हो गया, रिलेवेंट कॉस्टिंग वाली बात हो गई। तो इसके लिए वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर इशू ऑफ शेयर नहीं है, ये फंडा उस पर नहीं लगे। दूसरे इंडेज में देखो कहीं अकाउंटिंग दी हुई है क्या? कहीं नहीं दी है इस केस में एक्चुअल में, तो इसको पीआरएल में डालना पड़ेगा। मैंने शेयर इशू किया, अंडरराइटर को कमीशन दिया, शेयर इशू सक्सेसफुल रहा तो कमीशन दूंगा, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर इशू ऑफ शेयर। मैंने लीगल एक्सपर्ट अपॉइंट किया, उससे एडवाइस ली कैसे शेयर इशू करना है, उसको पैसा दिया, फिर डिसाइड किया शेयर इशू नहीं करना है तो भी पैसा देना पड़ा, ये शेयर इशू एक्सपेंस अपने आप में ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर इशू ऑफ शेयर नहीं है। बैंक से लोन लिया, उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए सीए को अपॉइंट किया, सीए ने बोला भैया बैंक लोन सैंक्शन होगा या नहीं होगा, पैसे तो लूंगा ही लूंगा, तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर लोन नहीं है। पर सीए को हमने बोला भैया सैंक्शन हुआ तो ही तुझे पैसे मिलेंगे, तो जो कमीशन उसको दिया है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अब समझ लिया ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है, तो ये समझ लो इक्विटी से रिलेटेड है तो रिजर्व से एडजस्ट होगी, फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड है तो फिर उस केस में उसको इंड AS 109 में डील किया जाएगा। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है तो उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, इक्विटी वाला पोर्शन रिजर्व से एडजस्ट होगा और असेट लायबिलिटी वाला या लायबिलिटी वाला पोर्शन। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसके लिए होता है? इश्यूअर के लिए। समझना, मैंने किसी कंपनी का कैश खरीदा या शेयर खरीदे, या राइट टू रिसीव कैश है या शेयर है, हर केस में फाइनेंशियल एसेट है। पर देने वाली कंपनी अगर फिक्स अपने इक्विटी शेयर दे रही है तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, पर अगर वेरिएबल शेयर या कैश दे रही है तो लायबिलिटी है। तो देने वाले को ज्यादा टेंशन है क्लासिफिकेशन का, अकाउंटिंग अलग अलग। तो उसके एक कॉन्ट्रैक्ट में आधा पोर्शन फिक्स्ड इक्विटी शेयर है और आधा कैश है, तो वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आधा या जो भी प्रोपोर्शन है। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ इशूअर के लिए होते हैं। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो लायबिलिटी वाला पोर्शन है वो 109 में अकाउंट फॉर होगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, इक्विटी वाला रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा। किसी भी केस में अगर आपके फाइनेंशियल एसेट पे आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम होती है तो ये हमेशा इनकम पीआरएल में जाएगी, अनलेस कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली दूसरी बात करे। जैसे डिविडेंड स्ट्रिपिंग अपन देखते हैं तो 109 में वो कॉस्ट से कुछ केस में एडजस्ट होती है,
बट अगर कॉस्ट एडजस्ट नहीं हो रही है तो पीओरएल में जाएगी, ओसीआई में कभी नहीं जाएगी। क्या? इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम। सिमिलरली कोई लाइबिलिटी पे ब्याज का खर्चा है वो हमेशा पीओरएल में जाएगा, अनलेस कोई दूसरा स्टैंडर्ड लाइक बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने की बात करे, ओसीआई में कभी नहीं जाएगा। पर इक्विटी से रिलेटेड कोई भी पेमेंट हुआ है तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, वो डायरेक्टली रिजर्व से एडजस्ट होगा, सोकी में दिखेगा। इन एनी केस यू विल नॉट बी एबल टू शो दैट एज अ पार्ट ऑफ योर पीओरएल इन एनी केस। इसी के साथ आपका इंडेक्स 32 का पूरा डिस्कशन होता है। इसके बाद में यू शुड बी इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड वन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कब फाइनेंशियल एसेट कौन से कॉन्ट्रैक्ट इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में कवर होते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली नॉन फाइनेंशियल आइटम्स के कॉन्ट्रैक्ट कब यहाँ पे कवर होंगे। नंबर 2, फाइनेंशियल असेट लाइबिलिटी और इक्विटी क्या होती है, कब इक्विटी क्लासीफाई होती है नहीं होती है। नंबर 3, इक्विटी के केस में अलग अलग केसेस जहाँ पे आप अपने इक्विटी शेयर इशू करोगे, फिक्स नंबर में, कंटिजेंट शेयर्स, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, तो क्या होगा। और आपके शेयर्स आपको मिलने लाइक बायबैक और पुट ऑप्शन, तो उस केस में क्या होगा। इसके अलावा ऑफसेटिंग कैसे आपको हैंडल करनी है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी इक्विटी की क्या काउंटिंग होगी। थैंक यू।